हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान में जो इंटरव्यू का था वो आज सभी समाप्त हो गए हैं, कि जितने भी इंटरव्यू होने वाले थे वो आज एंड हो गए हैं। अब यहाँ पे जो ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड के इंटरव्यू होंगे आगे। तो राजस्थान में जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपने किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पे अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके पास बीकॉम थी, कॉमर्स थी। तो कॉमर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके अलावा और अदर जो उनसे बैंकिंग के बारे में और जो कुछ भी पूछा गया उसके बारे में हम बताएंगे। तो उनका आंसर भी क्या होना चाहिए, तो ये अपने पर्टिकुलर आज बात करेंगे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि राजस्थान में जिन जिन का भी इंटरव्यू हो गया वो कह रहे थे सर हमारे मार्क्स कब तक आ जाएंगे, मार्क्स हमारे कब आएंगे। आरआरबीपीओ का जैसे 26 का लास्ट है यूपी में, तो लास्ट ईयर तो 2021 में जो 2020 वाली वैकेंसी उसमें 10 दिन के बाद मार्क्स आ गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि पिछली बार 26 को, इस बार 26 को लास्ट इंटरव्यू है यूपी में। ये कह रहे हैं बच्चे, कुछ के कमेंट्स आए थे कि सर बताओ कब हमारे मार्क्स आएंगे, तो इस हिसाब से 6 दिसंबर को आने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जो मार्क्स हैं वो आपके लगभग आएंगे 20 दिसंबर के बाद। हर साल यही होता है, और 1 जनवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उससे पहले अपने को आज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन खुद का होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीकॉम किया, तो बीकॉम का पूछा कब की, तो उसने बीकॉम के परसेंट पूछे बाद में। तो यहाँ पे पूछा गया अपने को कि डेप्रिसिएशन की मेथड बताओ, डेप्रिसिएशन की मेथड बताओ कि कैसे लगता है। तो डेप्रिसिएशन है वो अपने पे हर साल क्या होता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू है वो गिरती रहती है। जैसे मतलब कि किसी भी चीज़ की वैल्यू है वो गिरती रहती है रेगुलर। जैसे मतलब कि कोई मशीन ली अपनों ने, तो उसके बाद अपने आए थे कि बीकॉम के परसेंट डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होता है। तो एक मशीन खरीदते हैं अपने एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे आज मैंने कोई मशीन खरीदी तो 1 साल बाद उसका क्या होगा, मूल्य कम हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब कि एक निश्चित समय बाद मशीन की वैल्यू वो जीरो हो जाती है, और वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ परसेंट उसका कम होता रहता है। फिर उन्होंने कहा था बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन दर्शाते हैं, तो नहीं दर्शाते अपने बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन। इसके लिए एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है अलग से। उसके अंदर अपने डेप्रिसिएशन लेस करके और मशीन की वैल्यू निकालते हैं, और वो मशीन की वैल्यू दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्या डेप्रिसिएशन एक खर्चा है? जी, ये एक खर्चा नहीं है, ये एक खर्चा होता है जो कि अपना पहले ही हो चुका है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से प्रीपेड है, पोस्ट पेड नहीं है। प्रीपेड मतलब पहले अपनों दे चुके हैं, उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू घटती रहती है, ये एक तरह से अपना लॉस है। तो ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है क्या? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके नहीं आता जी। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्या होता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनता है, जिसके अंदर मशीन की वैल्यू गिरती है, ना कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस का उससे कोई वैल्यू होती है। ठीक, क्योंकि वो अपने पहले ही दे चुके हैं। वो जिस साल मशीन परचेज की थी उसी साल अपने डेप्रिसिएशन दे चुके थे, मशीन की वैल्यू दे चुके थे। उसके बाद आता है जी आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। तो उनके बाद लिखा था आपने इनकम टैक्स पढ़ी है। इनकम टैक्स तो देखिए, आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स का एक सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ से पढ़ा था। तो जीएसटी कब आया, तो 2017 में आया, 1 जुलाई 2017 को। एग्जैक्ट डेट बतानी है कि 1 जुलाई 2017 को। उन्होंने आगे पूछ लिया, अगर शायद इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई होगी कि 1 जुलाई 2017 को आया, तो इन्होंने पूछ लिया आगे कि डी किस डेट को जीएसटी लागू हुआ। क्या रिटर्न पे क्या रिटर्न पे जीएसटी लगता है? तो रिटर्न पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ये इनकी सही है। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, अर्न करता है? तो ये अपने लिए क्वेश्चन आया है यहाँ से बैंकिंग का लिए। जो भी हैं बीए से हैं, साइंस से हैं, उनके लिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनके आंसर भी बताऊंगा। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? तो बैंक प्रॉफिट है वो कैसे कमाता है, तो एक तो लॉकर की सुविधा करता है, वहाँ से वो प्रॉफिट कमाता है। दूसरा, वो लोन्स देता है, एडवांसेस देता है, उस पर पैसे कमाता है। तीसरा, बैंक इसके अलावा भी अदर फैसिलिटीज़ देता है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता है तो उसमें भी कुछ चार्ज लेता है। इंश्योरेंस के थ्रू कराता है तो उसमें उसका कमीशन होता है। तो ये सब क्या है, बैंक के प्रॉफिट है। इनमें जो मेनली वो पूछते हैं वो आप ये बता सकते हो कि सर जो मेनली उनका है, तो वो एक तरह से लॉकर, और मतलब कि लॉकर हो गया, लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए, उसके अलावा
अपने पास म्यूचुअल फंड, इनके मतलब कमीशन पे जो भी होता है वो काम करते हैं। आप क्या पढ़ के आए हैं? तो ये तो बेसिक सा है सर, मैं बेसिक बैंकिंग पढ़ के आया हूँ और कुछ नहीं पढ़ के आया। टाइप ऑफ बैंक बताओ, मतलब बैंक के टाइप पूछे तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि डोमेस्टिक शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, शेड्यूल बैंक, ठीक है, स्पेशलाइज्ड बैंक। इसमें क्या है, अपने दो प्रकार के बोल सकते हैं सर। एक तरह से तो जो होते हैं मतलब कि एक तरह से होते हैं शेड्यूल बैंक, एक नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो कि द्वितीय श्रेणी में आते हैं, शेड्यूल सेकंड श्रेणी में आते हैं, वो शेड्यूल बैंक होते हैं। जो फर्स्ट श्रेणी में आते हैं वो नहीं होते। तो अब वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अपने को दो बतानी है सर। एक कमर्शियल होता है, एक क्या होता है, स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, आपका एक्सिम बैंक हो गया, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड बैंक है। लेकिन कमर्शियल बैंक में क्या क्या आ जाते हैं, तो आपके कमर्शियल बैंक तो आते ही हैं, उनके अलावा प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबीज, और इसके अलावा और ये तीन तो आते, चार बैंक आते ही हैं। इसके अलावा आपने ये बोल सकते हैं कि सर इनके अलावा एक और होती है जो कि सहकारी बैंक होती है, लिमिटेड बैंक्स होते हैं, जो कि मतलब प्रॉफिट नो लॉस पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा स्पेशलाइज्ड बैंक बताओ, तो स्पेशलाइज्ड बैंक चार मैंने बताई दिए आपको। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आगे क्वेश्चन, डोमेस्टिक सोसाइटी शेड्यूल्ड, अच्छा, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बारे में बताओ किसे कहते हैं। तो वही द्वितीय श्रेणी में आते हैं सर, आरआरबी के 1935 के तहत वो आगे आपके। ये तो क्वेश्चन थे जो नॉर्मल आज पूछे गए थे। उसके अलावा क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि आप खुद को 3 साल बाद कहाँ देखते हो। तो सर 3 साल के बाद जैसे कि मेरा बैंक ग्रोथ करेगा, उसके साथ साथ मैं भी ग्रोथ करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑफिसर स्केल सेकंड का एग्ज़ाम 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद होता है, तो मैं खुद को स्केल सेकंड पे देखना चाहूँगा 3 साल के बाद, अगर ईश्वर की कृपा रही तो। ये उसका आंसर हो सकता है। उसके अलावा मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बैंकिंग से पूछे गए। एनपीए क्या होता है, तो एनपीए स्टैंड्स फॉर सर नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, जो कि अपने ऐसी इनकम या ऐसी असेट्स जो बैंक को लास्ट 90 डेज से कोई भी इनकम नहीं दे रही है, कोई भी उसको अर्न नहीं हो रहा है, तो वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। और सर इसके अलावा उनका अगर क्रॉस क्वेश्चन आए कि सर केसीसी में क्या है, तो केसीसी का होता है कि केसीसी एनपीए होती है 2 हार्वेस्ट सीजन्स के बाद, ठीक है। 2 फसल बोई उसके बाद जो भी आएगा तो उस डेट को हो जाएगा एनपीए। उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे आज, तो उसमें मैं आपको डिटेल में और बता देता हूँ कि उन्होंने पूछा था कि एसबीआई के कौन है चेयरमैन। तो एसबीआई के चेयरमैन सभी को पता है, दिनेश कुमार खरा, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड श्रीमान, मिस्टर जो भी आप लगाना चाहिए, जैसे मिस्टर दिनेश कुमार खरा ये है। और उनके अलावा आपसे वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक दैट। किसी को ये भी नहीं पता था कि वित्त मंत्री और राजस्थान के वित्त मंत्री और कोई नहीं, मिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, तो वो भी पूछा गया था। उसके अलावा एक और चीज़ थी कि उन्होंने पूछा था कि आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हो। तो ये अपने एक इस क्वेश्चन का, आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हो, तो इसके लिए एक पर्पज आंसर होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं तो ये शुरू से ड्रीम जॉब रही है, तो मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ सर, ऑनेस्टली ड्रीम जॉब है मेरी, इसीलिए मैं बैंक में आना चाहता हूँ। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई है जो बैंकिंग की प्रोफेशन कर रहा है और बैंकिंग के बारे में बता रहा है, तो बैंकिंग के बारे में बताइए कि सर हाँ ये मेरा बैंकिंग का है, मैं बैंक में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं, एक तो इसकी सर जो सिलेक्शन है वो जल्दी जल्दी होती है। बाकी सर अदर कंपेरिजन के बदले अपने इसमें 6 एग्ज़ाम एक फिक्स डेट को होते हैं, इसका कैलेंडर हर साल पहले ही जारी हो जाता है। दूसरा सर रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आती है। और सर इसके अलावा ये मतलब कि एक पारदर्शी है पूरी तरह से, इसमें कोई भी मतलब कि अभी तक कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। और तीसरी बात, अपने यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं इसके अलावा कि सर मेरे कज़न है, फ्रेंड है, वो बैंक में है, मैं उनसे इंस्पायर हुआ, कुछ भी। तो वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, आपके आंसर देने का तरीका देखते हैं। अगर आपको नहीं आता तो भी वो आपको सिलेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप
में वो खासियत होनी चाहिए आंसर देने की, डील्स को हैंडल करने की। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन पूछे गए थे कि FPO क्या होता है, फॉर्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लगाई गई है जिसमें 300 किसानों का एक समूह होता है जो कि एक अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग से संगठन बनाता है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि बेचते हैं कुछ भी तो वो अपनी एक डील रखते हैं सामने, और अगर कुछ खरीदते हैं तो भी वो एक डील रखते हैं सामने। ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड पे एक फार्मिंग की तरह ही होता है कि इसमें जो भी अगर परचेज़ करें फर्टिलाइज़र तो उसमें कुछ हेल्प मिल जाएगी उनको। दूसरा है कि फसलें पूछी जाती है, बैंकिंग से कुछ टर्म्स पूछी जाती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा। और जो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और बाकी भी क्वेश्चन हैं, कुछ एक आने वाले हैं तो मैं कल आपको शेयर कर दूंगा सारे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ और पूछना है तो कमेंट्स करें ज़रूर। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।